रोज के पुजारी। किस्त नंबर 5। मरियम बाकायदगी से शारिक से मिलने जेल आती रही। वो जब भी आती शारिक के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाकर ज़रूर ले आती। कभी वो रज़िया को भी साथ ले आती और कभी अकेली ही आ जाती। शारिक पर बाज़-औक़ात अजीब सी कैफ़े तारी हो जाती। वो गुमसुम से बैठा रहता। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आते। इसे अपनी आंखों के सामने खून ही खून फैला हुआ नजर आता। माँ बाप की खून में लथपथ लाशें, जख्मों से चूर लाशें, 2-3 स्यापोश इधर से उधर भागते हुए दिखाई देते। इनके चेहरों पर ढाटे बंधे होते। वो किसी का चेहरा नहीं देख सका था। शारिक पर जब भी ऐसी कैफेतारी होती इसका जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता। वो टिकटिकी लगाए आसमान को घूरता रहता। इसकी आंखों में वीरानी होती जिनमें भी आखिर आंसू भर आते। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने बरसों में बदलते रहे। शारिक ने जेल में ही बीए का इम्तिहान भी पास कर लिया। शारिक के साथ जेल में सजा भुगतने वाले 2 और नौजवानों ने भी बीए का इम्तिहान दिया था। वो तीनों अच्छी पोजीशन में पास हो गए थे। नेक चाल चलन और हुसूल तालीम की वजह से शारिक को न सिर्फ जेल में बहुत सी सहूलतें मिल गई थी बल्कि इसकी सज़ा में तखफीफ हो रही थी। अब वो 22 साल का एक भरपूर जवान था। जब वो जेल में आया था तो इसकी उम्र 12 साल थी। इसने जेल में 10 साल काटे थे। कुछ अरसा से सुप्रीडेंट जेल ने इसे अपने बंगले की ड्यूटी से हटाकर दोबारा जेल में बुला लिया था। यहाँ भी इससे हल्के फुल्के काम ही ले जाते थे। उस रोज वो दफ्तर के सामने पौधों की क्यारियों को पानी दे रहा था कि एक वार्डन इसके करीब आकर रुक गया। शारिक, तुम्हें सुप्रीडेंट जेल साहब बुला रहे हैं अपने दफ्तर में, वार्डन ने कहा। अच्छा, मैं आता हूँ, शारिक ने जवाब दिया और पानी वाली बाल्टी एक तरफ रखकर वार्डन के पीछे पीछे चल पड़ा। दफ्तर में सुप्रीडेंट जेल के अलावा डिप्टी सुप्रीडेंट जेल भी मौजूद था। शारिक ने दफ्तर में दाखिल होकर सलाम किया और सुप्रीडेंट जेल की मेज़ के सामने खड़ा हो गया। शारिक, सुप्रीडेंट जेल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि इस जेल में आए हुए तुम्हें कितना अरसा हो चुका है? 10 साल, 1 महीना और 17 दिन, शारिक ने जवाब दिया। मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा है जनाब। बहुत खूब, सुप्रीडेंट जेल ने कहा। क्या तुम्हें अपने जुर्म का एहसास है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, शारिक ने जवाब दिया। कौन बेवकूफ़ अपने प्यारों को मौत के घाट उतार सकता है? मेरे माँ बाप ही मेरा सब कुछ थे। मैं तो बाप की उंगली पकड़कर चला करता था। रास्तों की ऊंच नीच को भी नहीं समझता था। भला उन्हें कैसे कत्ल कर सकता था? ये सब कुछ तुम अब कह रहे हो अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया करने के बाद? सुप्रीडेंट जेल ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मेरी नज़रों के सामने तो वो अब भी वही निकाबपोश घूम रहे हैं जिन्होंने तूफानी बारिश में मेरे माँ बाप को खंजरों के पे दर पे वार करके कत्ल किया था। वो मदद के लिए पुकारते रहे, मैं भी चीखता रहा, मगर किसी ने हमारी चीखों पुकार नहीं सुनी। जब मेरी आवाज़ उस वक्त किसी ने नहीं सुनी थी तो अदालत में कौन सुनता? चंद मफाद परस्तों ने मेरे खिलाफ इतना मजबूत हिसार कायम कर दिया कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी थी। अब क्या इरादा है? सुप्रीडेंट जेल ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। किसी बात का इरादा तो वो शख्स कर सकता है जो आज़ाद हो, शारिक ने जवाब दिया। मेरी तो सोचों पर भी पहरा है, नकलो हरकत पर पाबंदी है। जेल की ऊंची दीवारों के हिसार में मुक़य्यद मुझ जैसे शख्स क्या इरादा कर सकता है जनाब? आज से तुम पर से तमाम पहरे और पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, सुप्रीडेंट जेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी नेक चलनी, आला किरदार और हुसूल तालीम की वजह से तुम्हारी बाकी सज़ा माफ़ कर दी गई है और आज से तुम्हें रिहा किया जा रहा है। क्या? शारिक को अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। क्या वाकई सुप्रीडेंट जेल साहिब? हाँ, सुप्रीडेंट जेल ने जवाब दिया। ये तुम्हारी रिहाई का परवाना है और ये वो फाइल है जिसमें तुम्हारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बीए की डिग्री और जेल की तरफ से गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह है। तुम एक शरीफ नौजवान हो, वो यकीन है कि किसी किस्म के इंतकामी जज्बे को दिल में जगह नहीं दोगे। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें अच्छी मुलाजमत मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम आज़ाद फ़ज़ा में अच्छी ज़िंदगी बसर करोगे और मुआशरे के अच्छे शहरी साबित हो सकते हो। मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा सुप्रीडेंट जेल साहिब, शारिक ने जवाब दिया। अच्छा देखो, सुप्रीडेंट जेल ने कहा, अपने घर से अपने बेटों के कपड़ों का एक जोड़ा मंगवा लिया था। बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो और बंगले में बेगम साहिबा से मिलकर जाना। वो तुम्हारी रही पर बहुत खुश है। मरियम भी बंगले में मौजूद है। मैंने एक सिपाही को भेजकर इसे सुबह सवेरे यहाँ बुला लिया था। जाओ, तुम्हें रिहाई और नई ज़िंदगी मुबारक हो। शुक्रिया जनाब। शारिक सुप्रीडेंट जेल के दिए हुए कपड़े लेकर दफ्तर से निकलकर बाथरूम में घुस गया। इसने कपड़े बदले, बाहर आकर जेल का लिबास वार्डन के हवाले किया और फाइल उठाकर इसने बड़ी गर्मजोशी से सुप्रीडेंट जेल से मुसाफा किया। और जब वो एक वार्डन के साथ जेल के गेट से बाहर निकला तो आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हुए इससे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि वो पहले भी सुप्रीडेंट जेल के बंगले में काम करने के लिए इस गेट से बाहर आता रहा था, लेकिन इस वक्त इसके जिस्म पर जेल का लिबास होता था जिस पर कैदी नंबर भी लिखा होता था। लेकिन आज वो इस लिबास में था जो इससे आज़ादी का एहसास दिला रहा था। वो गेट के सामने खड़ा कुछ देर तक गहरे गहरे सांस लेता रहा। फिर वो वार्डन के साथ सुप्रीडेंट जेल के बंगले की तरफ चल पड़ा।
जो असल जेल से मुल्हिक बैरूनी चारदीवारी के जेल स्टाफ की कॉलोनी में वाक़ था। वो वार्डन के साथ झिझकता बंगले में दाखिल हुआ। हालांकि जब वो कैदी की हैसियत से यहाँ काम करने आता था तो कभी नहीं झिझका था। वार्डन इसे बंगले में छोड़कर चला गया। शारिक जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर मरियम और सुप्रीम जेल साहिब की बीवी बैठी बातें कर रही थी। मरियम दौड़कर शारिक से लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसू रुबा हो गए। जब इसने शारिक को छोड़ा तो बेगम साहिबा ने भी शारिक को रिहाई पर मुबारकबाद दी। मुझे मरियम ने सब कुछ बताया है बेटे, लेकिन तुमने उस वक्त अदालत को हकीकत से आगाह करने के बजाय ज़ुबान क्यों बंद रखी? अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया क्यों कर दिए? बेगम साहिबा ने इसके तरफ देखते हुए कहा, 10 साल ज़ाया नहीं हुए बेगम साहिबा। मैंने जेल में रहकर बहुत कुछ सीखा है। मुझे ये भी पता चला है कि आज़ादी क्या होती है। जेल में रहते हुए मैंने भी जीने का सलीका सीखा है। शारिक ने जवाब दिया, मैंने 10 साल पहले अदालत के सामने ज़ुबान क्यों नहीं खोली थी? ये एक मुख्तलिफ कहानी है, उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं खानसामा से नाश्ता करने के लिए कह दूँ, बेगम साहिबा ने कहा। और सुनो शारिक, मरीम ने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं। ये तुम्हारी माँ की तरह है, इसे अब अपनी माँ ही समझना। शारिक जवाब देने के बजाय मरीम की तरफ देखने लगा। मरीम के बाल आधे तो ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। अपने माँ बाप की ज़िंदगी में भी शारिक इससे बहुत ज़्यादा मानूस था और मरीम ही वाहिद हस्ती थी जो 10 साल के इस अरसे में बाकायदगी से इसके मिलने के लिए आती रही थी। बेगम साहिबा दोबारा इनके पास आकर बैठ गई और तकरीबन 15 मिनट बाद खानसामा ने इनके सामने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। वो भी एक कैदी ही था। इसने भी शारिक को रिहाई पर मुबारकबाद दी थी। नाश्ते के बाद भी वो तकरीबन आधा घंटा वहाँ बैठे रहे। फिर बेगम साहिबा से इजाज़त लेकर बंगले से निकलकर सड़क पर आ गए। इन्हें फ़ौरन ही एक खाली रिक्शा मिल गया और जब वो लोहारी गेट के बाहर रिक्शे से उतरकर पैदल ही गलियों में चलने लगे तो मरीम के जानने वाले इसके साथ एक सुर्खो सफ़ेद गबरू जवान को देखकर हैरान हो रहे थे। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शारिक को बचपन में देखा था, लेकिन 10 साल बाद वो शारिक को बिल्कुल नहीं पहचान सके थे। मरीम इसे अपने घर ले आई। शारिक जब अंदर दाखिल हुआ तो सेन में एक जवान और हसीन लड़की को देखकर ठिठक गया। मरीम आगे बढ़ गई मगर फिर रुक गई। क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? इसने उलझी हुई निगाहों से शारिक की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते बोली, ओहो समझ गई, तुमने रज़िया को नहीं पहचाना? अरे पगले, ये रज़िया है, तुम्हारे बचपन की साथी। शारिक झिझकता हुआ आगे बढ़ा। रज़िया भैया कहते हुए दौड़कर इससे लिपट गई। वो जिस तरह शारिक से लिपटी थी इसमें अपनायत थी, खुलूस था और चाहत थी। शारिक बचपन में भी रज़िया को बहन ही कहता था और अब से यूँ महसूस हो रहा था जैसे सगी बहन इससे लिपटी हो। इसने जब रज़िया को बाहों से पकड़कर अपने से अलग किया तो रज़िया की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और रज़िया एक बार फिर इससे लिपट गई। अब वो बाकायदा सिसकियाँ भर रही थी। शारिक इसके सर पर हाथ फेर रहा था। ए लड़की, मरीम करीब आकर बोली, पगली हुई हूँ क्या? 10 साल बाद इस घर में खुशियों ने कदम रखा है और तूने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुशी से बेकाबू हो रही हूँ माँ। रज़िया ने शारिक से अलग हटकर दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूंछते हुए कहा। अच्छा भाई को अंदर तो आने दो, मरीम ने कहा। रज़िया शारिक का हाथ पकड़कर इसे अंदर ले आई और कुर्सी पर बिठा दिया। मरीम करीबी चारपाई पर बैठ गई। रज़िया सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गई। वो देर तक शारिक की तरफ देखती रही, फिर इसकी गोद में रखा हुआ फाइल उठा ले उसे खोलकर देखने लगी। बीए की डिग्री देखकर इसकी आंखें चमक उठी। हालांकि इसे मालूम था कि शारिक ने जेल में बीए कर लिया था। इसने फाइल चारपाई पर रख दी और उठकर एक ट्रंक से एक फाइल निकालकर शारिक के हाथ में थमा दी। शारिक ने फाइल खोलकर देखी। सबसे ऊपर रज़िया के नाम की बीए की डिग्री थी। रज़िया ने इसी साल ये डिग्री हासिल की थी। अरे भाई, तुमने कमाल कर दिया। शारिक मुस्कुराते बोला, मैं तो समझा था कि तुम प्राइमरी पास करके घर के झाड़ू पूंजने में लग जाओगी। बहन किसकी हूँ, भले मैं पीछे रह सकती हूँ? रज़िया ने तरस से जवाब दिया। अरे बेटा, मरीम ने कहा, ये कहते कि एमए करके कॉलेज में पढ़ाएगी, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। लोगों के घरों में काम करते करते हाथ खिसके हैं। बीए कर लिया तो मैं कहती हूँ किसी स्कूल में उस्तानी लग जा। नहीं माँ जी, शारिक ने कहा, रज़िया एमए ज़रूर करेगी और इसकी कॉलेज की लेक्चरर बनने की ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी। क्या करेगी एमए करके? मरीम बोली, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। घरों में बर्तन मांजने वाले की बेटी ने बीए कर लिया, अब एमए करेगी। मुझसे नहीं सुनी जाती लोगों की बातें। लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। शारिक ने कहा, तालीम पर सिर्फ दौलतमंदों ही का तो हक नहीं। ये कहाँ लिखा है कि जिसके माँ बाप मजदूरी करते हों उनकी औलाद भी जाहिल रहे और दौलतमंदों की जूतियाँ सीधी करती रहे? देखा माँ जी, रज़िया चहकी, मैं ना कहती थी कि शारिक भैया मेरी हिमायत करेंगे। आप तो बस लोगों की बातों में आ जाती हैं। लोग कब चाहते हैं कि कोई और अच्छी ज़िंदगी बसर करे, आप तो बस मेरे रिश्ते के चक्कर में पड़ी रहती हैं। फलां का लड़का ये करता है, फलां का लड़का वो करता है। अरे तो क्या मेरी ज़िंदगी भर तुम्हें घर में बिठाए रखूँगी? मरीम ने इसे डांटा। रज़िया एमए कर ले तो इसका रिश्ता भी ढूंढ लेंगे माँ जी, शारिक ने कहा। ये हुई ना बात। रज़िया ने उठते हुए कहा,
मैं नाश्ता बना लूँ? हमें तो सुप्रिटेंडेंट जेल साहिब की बेगम ने नाश्ता करा दिया था। बड़ी अच्छी औरत है बेचारी। तो अपने नाश्ता बना ले और हमें चाय दे दे, मरियम ने कहा। रजिया बावर्ची खाने में चली गई। मरियम ने उठकर एक ट्रंक में नीले रंग का एक फाइल निकाल लिया और शारिक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, शारिक बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे जेल में जाने के चंद ही रोज बाद हाईकोर्ट ने मकान का फैसला तुम्हारे मरहूम बाप के हक में कर दिया था और तुम्हें उसकी सारी जायदाद का वारिस करार देते हुए मुझे निगरान मुकर्रर किया था। मैंने वो मकान और दुकान भी किराए पर दे दी है और उनका किराया बैंक में अपने नाम से जमा करवाती रही हूँ। मकान और दुकान की मुरम्मत वगैरह के लिए भी कभी थोड़े बहुत पैसे निकलवा लेती थी। बाकी सारा हिसाब इन कागजों में मौजूद है। एक दो दिन में तुम अपने नाम से अकाउंट खोल लो तो ये सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। शारिक फाइल खोलकर देखने लगा। इसमें 10 साल का पूरा हिसाब मौजूद था। बैंक की स्टेटमेंट्स भी फाइल में लगी हुई थी। आखिर में स्टेटमेंट 1 माह पहले की थी, जिसके मुताबिक इस अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा रकम मौजूद थी। शारिक मरियम की इस देनेदारी से बेहद मुतासिर हुआ। आपने अपनी ज़ात के लिए इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया। शारिक बोला, मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया बेटा। मरियम ने कहा, यह रकम तुम्हारी अमानत थी जिसे मैं संभाल कर रखती रही। अब तुम आ गए हो तो ये समझ लो कि बोझ मेरे सर से उतर जाएगा। तुम अगर चाहो तो दुकान खाली कराकर वहाँ कोई कारोबार शुरू कर दो। एक सजा याफ्ता को कहीं नौकरी तो नहीं मिल सकती। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तो कोई कारोबार ही करना पड़ेगा। इस दौरान रजिया चाय ले आई। इसने पराठे बना लिए थे और अंडे भी तल लिए थे। मरियम ने टूटी फूटी सी मेज बेंच खींच ली। रजिया ने ट्रे मेज पर रख दी। आपको मेरे हाथ का नाश्ता भी खाना पड़ेगा। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली, खा लेते हैं। शारिक ने कहते हुए कुर्सी आगे सिरका ली। वो तीनों नाश्ता करने लगे। इसी दौरान इसी गली में रहने वाली एक औरत आ गई। दरवाजे में खड़ी कुछ देर तक शारिक को घूरती रही, फिर इस वाले निगाहों से मरियम की तरफ देखने लगी। रहमत बीबी, ये शारिक है, सकीना का बेटा। पहचाना नहीं है तुमने? मरियम ने कहा, कौन सी सकीना का बेटा? रहमत बीबी ने भवें उस्केड़ते हुए कहा। वो 45 साल के लगभग फरबा अंदाम औरत थी। इसके चेहरे ही से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बात का बतंगड़ और लगाई बुझाई करने वाली औरत है। अरे वही सकीना जिनके यहाँ मैं काम करती थी। उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया था और शारिक को अच्छा समझ गई। रहमत बीबी ने इसकी बात काट दी। छूट गया जेल से? मगर ये तुम्हारे घर में क्यों आया है? बेटा है मेरा, मरियम ने कहा। मेरे घर नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? मैं तो खुद लेकर आई हूँ इसे। घर में तेरी जवान लड़की है और तू एक गैर मर्द को लेकर आई है। रहमत बीबी ने कहा, इसे घर लाने से पहले कुछ सोचा तो होता मरियम, लोग बातें बनाएंगे। बेटा है मेरा, मरियम ने तुनक कर जवाब दिया। मुझे नहीं परवाह लोगों की बातों की। लोग बातें बनाए या बनाए, मासी ज़रूर बनाएगी। रज़िया ने रहमत बीबी को घूरते हुए कहा, मासी तुम्हारी यही बातें तो किसी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए समझदार लोगों ने अपने घरों में तुम्हारा आना जाना बंद कर दिया है। किसी के घर जाती है मेरी जूती? रहमत बीबी ने कहा, ये तो मेरी बहन का घर है, मैं आऊँगी और 100 बार आऊँगी, तो कौन है मुझे रोकने वाला? तुम्हें किसी ने रोका नहीं मासी, लेकिन बस रहने दे। रहमत बीबी ने इसकी बात काट दी। मुझे भी चाय बना कर दे, मैं तेरी माँ से एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। मुझे पता है मासी, तुमने अम्मा से क्या ज़रूरी बात करनी है। रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, लाई होगी किसी तांगे वाले के बेटे का रिश्ता और उसकी तारीफों में ज़मीन व आसमान की कलाबें मिलाना शुरू कर दोगी तुम। अरे तुमको अपने घर जाना है या सारी उम्र माँ के घुटनों से लगी बैठी रहोगी? रहमत बीबी ने से घूरा। जब भी कोई रिश्ता लेकर आती इनकार कर देती है कि मैं भी पढ़ रही हूँ, सारी ज़िंदगी पढ़ती रहेगी क्या? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। रज़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चाय का एक कप इसकी तरफ बढ़ा दिया। शारिक इस दौरान खामोश बैठा रहा। रहमत बीबी चाय पीकर मरियम से ज़रूरी बात किए बगैर चली गई। इसके थोड़ी देर बाद पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि शफात का बेटा जेल से रिहा होकर आ गया है। मरियम के घर पर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। इस वक्त किसी ने शारिक को मासूम और बेगुनाह नहीं समझा था और अब 10 साल बाद इससे इजहार हमदर्दी कर रहे थे। शारिक खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहा। इसी शाम शारिक मरियम के साथ भाटी चौक वाली दुकान पर पहुंच गया। वहाँ पान सिगरेट की दुकान खुली हुई थी। हस्बे मामूल भाटी के मंचले सफेद उजले कपड़े पहनकर मुंह में पान की गिलोरी दबाए और सिगरेट के कश लगाते हुए इधर उधर खड़े गप्पे हाँक रहे थे। बाज़ नौजवानों ने गलों में मोतियों के हार भी पहन रखे थे। हार बेचने वाला भी लकड़ी की एक डंडी में लातादाद हार सजाए आवाज़ें लगाता आसपास घूम रहा था। दुकान के सामने भी मंचले खड़े थे। मरियम को देखकर लोग एक तरफ हटके। वो उसे कोई गाहकी समझे थे जो इनके ख्याल में पान लेने आई थी। शारिक गहरी नज़रों से दुकान को देख रहा था। दुकान खासी बड़ी थी, लेकिन आगे के हिस्से में रैक्स बनाकर इसे मुख्तसर कर लिया गया था। शीशे की स्लाइडिंग डोर्स वाले रैक्स में सिगरेट के पैकेट सजे हुए थे। दुकान के मालिक की उम्र 30-32 साल रही होगी। छोटी दाढ़ी और सफेद धागे की बनी हुई सफेद टोपी, चेहरे से वो बड़ा शरीफ और मुहज़्ज़ब लगता था। सलाम मासी, कैसे आना हुआ? किराया तो मैं परसों घर पर दे आया था। दुकानदार ने मरियम को सलाम करते हुए कहा।
जीते रहो बेटा, मरियम ने कहा। किराया मिल गया था। आज तो मैं शारिक को तुमसे मिलाने लाई हूँ। ये दुकान का असल मालिक है। मैंने बताया था ना तुम्हें। समझ गया मासी। दुकानदार ने इसकी बात काट दी। कैसे हो शारिक बाबू? इसने बड़ी गर्मजोशी से शारिक से हाथ मिलाया। इसी दौरान एक मजहूल सा आदमी वहाँ आ गया। मैले कुचले कपड़े, गिरेबान चाक, उलझे हुए बाल, आंखों में सुर्खी और रुखसार पर जख्म था जैसे गिरने से रगड़ लगी हो। इस शख्स को देखकर लगता था जैसे महीनों से मुंह हाथ न धोया हो। इसे जेब से 50 का नोट निकाल कर दुकान वाले की तरफ बढ़ा दिया। दुकानदार ने नोट लेकर काउंटर की दराज में डालने नीचे झुककर कहीं से 2 प्लास्टिक की छोटी थैली निकाली। उनमें स्पैसफू भरा हुआ था। नीचे बैठे बैठे इसने दोनों थैले कागज़ की एक थैली में डाली और उठकर वो थैली इस मजहूल से आदमी की तरफ बढ़ा दी। इस शख्स ने थैली जेब में डाली और तेज़ी से वहाँ से चला गया। शारिक बाबू, क्या खिदमत करूँ आपकी? ठंडा चलेगा? दुकानदार ने शारिक से पूछा और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर दाएं तरफ रखे डीप फ्रीजर में से कोक की 2 बोतलें निकालकर इन्हें खोला। उनमें स्ट्रॉ लगाकर एक बोतल शारिक की तरफ बढ़ा दी और एक मरियम की तरफ। बेटा लतीफ़, मरियम ने कोक की चुस्की लेते हुए कहा। शारिक बाबू कोई कारोबार करना चाहता है। मैंने जब तुम्हें दुकान दी थी ये वादा लिया था कि ज़रूरत पड़ने पर तुमसे दुकान खाली करा ली जाएगी। मुझे ये वादा याद है मासी, लतीफ़ ने कहा। लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त देंगे ना, ताकि मैं कोई बंदोबस्त कर लूँ। कितना वक्त चाहिए आपको? इस मरतबा शारिक ने पूछा। आज 3 तारीख है, लतीफ़ बोला। ये पूरा महीना आप मुझे दे दें। वैसे तो इस पर रोड पर लक्ष्मी चौक के करीब मेरी अपनी दुकान है जो अरसा से बंद पड़ी है। यहाँ तो कारोबार जमा हुआ है। कोशिश करूँगा कि आसपास ही कोई दुकान मिल जाए। अगर वो बंदोबस्त ना हुआ तो लक्ष्मी चौक को अपनी दुकान चला लूँगा। बहरहाल आपको 30 तारीख को दुकान खाली मिल जाएगी। इससे आगे तो नहीं। नहीं शारिक बाबू, लतीफ़ ने इसकी बात काट दी। मरियम मासी तो मुझे अपने बेटी की तरह समझती रही हैं। मैंने इससे जो वादा किया था इससे नहीं फिरूंगा। आपको 30 तारीख को दुकान खाली मिल जाएगी। अच्छी बात है, शारिक ने कहा। जब वो लतीफ़ को हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो एक और ग्राहक ऐसा आया था जिसने लतीफ़ को 50 का नोट दिया। वो लतीफ़ ने काउंटर के नीचे से वैसी ही प्लास्टिक की 2 पुड़िया कागज़ की थैली में डालकर इसे थमा दी। मकान में कौन लोग रह रहे हैं माँ जी? शारिक ने रास्ते में पूछा। कोई सरकारी अफसर है, वो शरीफ लोग हैं वो भी। उस आदमी का रावलपिंडी तबादला हो गया है। इसने पहले मुझे कह दिया था कि वो लोग इस महीने की 22 या 20 तारीख को मकान खाली कर रहे हैं। वो लोग चले जाएंगे तो मकान में थोड़ी सी बहुत मुरम्मत कराना होगी। इसके बाद वो मकान फ़रोख्त कर दिया जाएगा। शारिक इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। क्यों बेटा? मरियम ने हैरत से देखा। मैं अब उस मकान में नहीं रह सकता। वह मेरे माँ बाप का खून बिखरा हुआ है। इस मकानी की वजह से मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? शारिक ने कहा। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों खामोशी से रास्ता चलते रहे। माँ जी आप घर जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, शारिक ने लोहारी गेट के सामने पहुंचकर कहा। मरियम चली गई और शारिक गहरी नज़रों से उस शख्स को देखने लगा जो एक थड़े पर कायम न्यूज़ स्टैंड के सामने खड़ा अखबार देख रहा था। इसके सर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद थे, आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन शारिक ने इसे पहचान लिया था। वो एडवोकेट सलमान था। इसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा खबासत टपक रही थी। शारिक इसके करीब जाकर खड़ा हो गया। इसने थड़े पर सजे हुए अखबारात को देखा। शाम को शाये होने वाले 2-3 अखबारात की हेडलाइन तकरीबन एक ही थी। 10 साल पहले माँ बाप को कत्ल करने वाले नौजवान को रिहा कर दिया गया। इसके नीचे कई ज़ेली सुर्खियाँ थीं। हर सुर्खी सनसनीखेज़ और दहशत फैलाने वाली थी। अखबारों की ये सुर्खियाँ पढ़ने से लगता था जैसे कोई इफरीत शहर में घुस आया हो और लोगों को होशियार किया जा रहा हो। हर अखबार ने इसकी तस्वीरें भी शाया की थी। ये तस्वीर अखबार वालों ने यकीनन जेल से हासिल की होगी। एडवोकेट सलमान भी अपने सामने अखबार फैलाए यही खबर पढ़ रहा था। इसके करीबी एक और शख्स भी खड़ा था। सलमान ने अखबार चेहरे के सामने से हटा लिया और इसे तह करके कोट की जेब में रखते हुए साथ वाले आदमी को देखते हुए बोला, देख लिया अहमद अली, शफात का बेटा जेल से छूट गया है। हाँ, तस्वीर से तो लगता है कि वो जवान हो गया है। अहमद अली ने कहा। जवान नहीं होगा तो क्या बच्चा ही रहेगा? सलमान बोला। जब वो जेल गया था तो उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। 10 साल जेल में रहा। अब तो बात करते करते इसकी नजरें शारिक की तरफ उठ गई। वो इससे चौंक गया जैसे कोई अनोखी शय देख ली हो। इसने थड़े पर पड़े हुए एक अखबार के सफ़े अव्वल पर शारिक की तस्वीर को देखा, फिर शारिक की तरफ देखने लगा। इसके साथ ही इसके चेहरे की रंगत तब्दील होने लगी। तो तुम? वो शारिक की तरफ उंगली उठाए हुए हकलाया। चलो अच्छा हुआ, तुमने मुझे पहचान तो लिया। शारिक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये तस्वीर जो तुमने जेब में रखी है, इसे अपने दिल और ज़हन में नक्श कर लो। ये तस्वीर तुमसे अपने माँ बाप के कत्ल का हिसाब लेगी। मैंने कुछ नहीं किया था, सलमान हकला रहा था। तुम वो बात मुकम्मल करके मुड़े बगैर तेज़ी से एक तरफ चला गया। दूसरा आदमी अहमद अली भी गहरी नज़रों से शारिक की तरफ देख रहा था और फिर वो भी वहाँ से हट गया। शारिक कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर टहलता हुआ नेमत कदा होटल में आकर बैठ गया।
इससे चाय मंगवाई और चुस्के लेते होटल में बैठे लोगों की तरफ देखने लगा। बाज़ लोगों ने इसे होटल में दाखिल होते देख लिया था, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। शारिक तकरीबन 1 घंटे तक होटल में बैठा रहा। रूट पर सड़क पार करके अनारकली की तरफ आ गया। शाम का वक्त था। यह ज़िंदगी की रौनक अरूज पर थी। वो 10 साल बाद ज़िंदगी की ये चहल पहल देख रहा था। वह भी कुछ दूरी गया था कि कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके चौंक गया। इसने मुड़कर देखा। इसके सामने तकरीबन इसी की उम्र का एक नौजवान खड़ा था। तुम शारिक हो ना? इस शख्स ने शारिक के चेहरे पर नजर जमाए हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। शारिक की आंखों में उलझन थी। अरे मैं सुहेल हूँ, 8वीं क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था। सुहेल बिल्ला, अब भी पहचाना नहीं? इस शख्स ने कहा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर बेख्तियार एक दूसरे से लिपट गए। आओ मेरे साथ आओ। सुहेल इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। वो एक साइड स्ट्रीट में आ गए जहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। सुहेल ने काउंटर पर बैठे हुए शख्स से चाय भिजवाने को कहा और शारिक को लेकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। शारिक का ख्याल था कि ऊपर स्पेशल गैलरी होगी, लेकिन इसका ख्याल गलत निकला। जीने के इख्तिताम पर मुख्तसर सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर दरवाज़ा था। सुहेल ने जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर आ गए। ये 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था। इसमें एक रास्ता बाहर सड़क की तरफ भी था। बैठो। सुहेल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये रेस्टोरेंट मेरा है और मेरी रहाइश भी यही है। थोड़ी देर में वेटर चाय देकर चला गया। चाय के दौरान वो बातें करते रहे। सुहेल के वालिदैन भी इंतकाल कर चुके थे और वो भी शारिक की तरह इस दुनिया में अकेला ही रह गया था। शारिक जब सुहेल से रुखसत हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि मरियम और रज़िया ने इसके इंतज़ार में अभी तक खाना नहीं खाया। ये इसके दूसरे दिन की बात है। रात के 9 बज रहे थे। शारिक घर पर ही था। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। यूँ लगता था जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ देना चाहता हो। रज़िया इस वक्त बावर्ची खाने में थी। इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक पुलिस वाले को देखकर सहम सी गई। शारिक घर में है तो उसे बाहर भेजो, पुलिस वाले ने बारो बेचे में कहा। रज़िया ने आकर शारिक को बताया। शारिक बाहर आ गया। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, मेरे साथ चलो, पुलिस वाले ने कहा। क्यों, क्या बात है? शारिक ने पूछा। ये तो तुम्हें थाने चलकर ही पता चलेगा, चलो मेरे साथ, पुलिस वाला बोला। शारिक इसके साथ चल दिया। रास्ते में लोग इसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। थानेदार एक उम्र आदमी था। करख्तगी और फुकार और फिटकार इसके चेहरे पर नुमायाँ थी। मालूम होता है 10 साल जेल में रहकर तुमने कोई सबक नहीं सीखा। बाहर आते ही तुमने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। थानेदार इसे सर से पैर तक घूरते बोला। मैंने क्या किया है? गुआह को बुलाया है, शारिक ने कहा। इसके लहजे में हल्का सा खौफ था। कल शाम तुमने वकील साहब को धमकी दी थी। थानेदार ने से घूरा। कौन से वकील साहिब? शारिक ने पूछा। एडवोकेट सलमान, थानेदार ने कहा। तुमने उसे धमकी दी थी कि अपने माँ बाप के कत्ल का हिसाब लोगे। इससे तुम्हारे खिलाफ तहरीरी शिकायत की है। वही बरकत। थानेदार ने करीब खड़े कांस्टेबल को देखा। इससे ज़रा बताओ, धमकी कैसे दी जाती है? लंबे तिरंगे कांस्टेबल ने अचानक ही शारिक को दबोच लिया। वो लात और घोंसों से इसकी पिटाई करने लगा। शारिक की नाक से खून बहने लगा। बस छोड़ दो, थानेदार ने कहा। फिर शारिक की तरफ देखते बोला। मैं अपने इलाके में किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूँ तो मैं सलाखों के पीछे बंद कर सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आइंदा कोई बदमाशी की तो वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ से 10 साल काट कर आए हो। जाओ, भाग जाओ। शारिक घर पहुंचा तो मरियम और रज़िया इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। रज़िया तो बाकायदा रोने लगी। शारिक का जिस्म जगह जगह से दुख रहा था और रज़िया देर तक इसकी सिकाई करती रही। शारिक कई रोज़ तक घर से बाहर नहीं निकला। 21 तारीख को इसका मकान खाली हो गया। अगले रोज़ वो मरियम के साथ मकान देखने गया। मकान में दाखिल होते वो कांप उठा। वो देर तक सहन में उस जगह को देखता रहा जहाँ 10 साल पहले इसने अपने माँ बाप को उन स्यापोशों के हाथों जख्मी होकर तड़पते और मरते देखा था। वो ज़्यादा देर तक मकान में नहीं रहा। मकान में वाकई कुछ मरम्मत की ज़रूरत थी। माँ जी, वो मरियम के साथ वापस आते बोला, इस मकान की मरम्मत वगैरह करवा लें, फिर मैं इसे बेच दूंगा। मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। इसी रात वो घर में बैठे खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा मरियम ने उठकर खोला। जब वो वापस आई तो इसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। क्या हुआ माँ जी, कौन था? शारिक ने पूछा। तुम्हारे मकान को आग लग गई है, मरियम ने जवाब दिया। शारिक खाना छोड़कर बाहर दौड़ा। जब अपने मकान वाली गली में पहुंचा तो दूर ही रुक गया। गली में लोगों का हजूम था और मकान से उठने वाले शोले आसमान से बातें कर रहे थे। मस्जिद सामीन और नाजरीन, दास्तान अभी जारी है।